Hello students, today we will be studying about pond culture. बेटा pond culture is one of the technique of the culture fisheries. जैसे हमने पढ़ा था बेटा polyculture, cage culture, वैसे ही एक टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं बेटा pond culture. ठीक है, इसके अलावा हम एक और टेक्निक पढ़ेंगे दैट इज RAS. ठीक है, लेकिन इस वीडियो में वी विल बी डीलिंग विद द pond culture in detail. बेटा पॉन्ड कल्चर बेसिकली क्या होता है, जब हम ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश करें किसी भी नेचुरल और आर्टिफिशियल बेसिन में. बेसिन का मतलब होता है खड्डा काइंड ऑफ. ठीक है, यानी किसी भी वजह से कोई नेचुरल कोई खड्डा था. ठीक है, और उसके अंदर रेनफॉल की वजह से सीजनल पानी इकट्ठा हो गया. ठीक है, या फिर ह्यूमंस ने आर्टिफिशियली इंटेंशनली आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाने के लिए बेसिन क्रिएट किया. उसके अंदर जब हम मछलियों को रियर करते हैं, कल्चर करते हैं, उसको हम बोलते हैं बेटा पॉन्ड कल्चर. पॉन्ड कल्चर ना बेटा बहुत एंशियंट है, बहुत पुराना है. यिन डायनेस्टी जो कि 1400 बीसी से 1137 बीसी के बीच में थी चाइना में, उसके अंदर भी हमने काफ़ी सारे अपने स्क्रिप्ट्स देखे हैं, काफ़ी सारा लिटरेचर ऐसा मिला है जो ये प्रूव करता है कि वहाँ पर पॉन्ड कल्चर उस डायनेस्टी में भी होता था. तो आप ये देख सकते हो, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव कल्चर. जब हमारे एंशियंट्स इतनी पुरानी डायनेस्टी में भी इसका मेंशन किया गया है. ठीक है, अब हम बार बार कह रहे हैं पॉन्ड कल्चर, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेटा पॉन्ड्स एक्चुअली क्या होते हैं. ठीक है, पॉन्ड्स आर एक्चुअली द स्मॉल एंड द शैलो वाटर बॉडीज जहाँ पे थोड़ा सा विंड एक्शन हो. ठीक है, ये शैलो का मतलब होता है बेटा जो ज़्यादा गहरे ना हो. तो पॉन्ड्स बेसिकली छोटे छोटे से ऐसी वाटर बॉडीज है जहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी का बहाव रहे विंड एक्शन की वजह से. जैसे अब आप एग्जांपल रिवर्स का, रिवर्स में वाटर करंट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, और वहीं दूसरी तरफ आप एग्जांपल लो बेटा मैराइन वाटर का, जो आपका सी वाटर है वो बहुत काम होता है. लेकिन पॉन्ड्स के अंदर ना तो इतना बहाव होता, ना इतना शांत होता. पानी में हल्का हल्का बहाव होता है, वो विंड एक्शन की वजह से होता है. ठीक है, अब ये पॉन्ड्स बेटा बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं. ऐसे छोटे छोटे स्मॉल वाटर बॉडीज जो कि पहले लेक थी, लेकिन लेक सूख गई है किन्हीं वजहों से और अब वो पॉन्ड में कन्वर्ट हो गई. ठीक है, दूसरे होते हैं बेटा स्मॉल एंड शैलो पॉन्ड्स जो कि कभी लेक बन ही नहीं पाए. ठीक है, तीसरे होते हैं कंस्ट्रक्टेड जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली बन गए हैं. ठीक है, कई बार हमने आर्टिफिशियल कल्चर करने के लिए पॉन्ड्स बनाए हैं, और कई बार हमने कुछ और किसी पर्पज से कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ, वहाँ खड्डा हो गया, अब रेनफॉल हुआ, रेनफॉल की वजह से पानी इकट्ठा हो गया. ठीक है, तो ये बेसिकली 3 टाइप के पॉन्ड्स होते हैं बेस्ड अपॉन देयर साइज. अब अगर हम बात करें पॉन्ड्स में पानी किस टाइम रहेगा, उसके बेसिस पे 2 टाइप के पॉन्ड्स होते हैं बेटा, पेरिनियल एंड टेम्परेरी. पेरिनियल पॉन्ड्स वो पॉन्ड्स होते हैं बेटा जिसमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहे. ठीक है, और वहीं टेम्परेरी पॉन्ड्स वो पॉन्ड्स होते हैं जिसके अंदर एक टेम्परेरी सीजन या किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ईयर में पानी होता है, अदरवाइज ये सूख जाते हैं. ठीक है, जैसे कि रेनफॉल हुआ, रेनफॉल का पानी इकट्ठा हो गया और वो पॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, वो होते हैं बेटा आपके टेम्परेरी पॉन्ड्स. ठीक है, अब जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिशेज जो हम पॉन्ड के अंदर कल्चर कल्चर कर सकते हैं, इट इंक्लूड्स कटला, लेबियो, सिरिनस, बारबस, मिस्टस, घाना, एसेट्रा एसेट्रा. ठीक है, अब हम बेटा डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स. अब हम पढ़ते हैं बेटा टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स. अगर हम टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स की बात करें ना, बेसिकली हम 3 टाइप ऑफ पॉन्ड्स पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले आते हैं बेटा नर्सरी पॉन्ड्स. ये स्मॉल वाटर रिजर्वोयर होते हैं जो कि हप्पा के पास हम बनाते हैं. ठीक है, इनकी डायमेंशंस होती है बेटा 55 फीट इंटू 35 फीट इंटू 5 फीट. ठीक है, इसके अंदर ना बेटा हम बेसिकली हैचलिंग्स को डालते हैं. हैचलिंग्स क्या होती है, फिशेज ने मेट किया, उन्होंने एग दिया. अब वो एग से निकलने से पहले वाली जो स्टेज होती है ना, उसको हम बोलते हैं हैचलिंग्स. तो हैचलिंग्स की ग्रोथ के लिए हमने नर्सरी पॉन्ड्स को बनाया है. ठीक है, अब इसके लिए हमें ना इसके अंदर ना कुछ फर्टिलाइजर्स और काउडंग को ऐड करना पड़ता है. जैसे कि अगर आप फर्टिलाइजर्स का एग्जांपल लो तो अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट. ठीक है, अब ये फर्टिलाइजर्स क्या कराते हैं बेटा, जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स की ग्रोथ कराएंगे. अगर जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो करेंगे तो जो आपकी हैचलिंग्स ग्रो कर रही है उनको नेचुरल फूड मिलेगा और वो अपना नरिशमेंट, अपना न्यूट्रिशन ले पाएंगे. ठीक है, लेकिन आपको पता है बेटा नर्सरी पॉन्ड के अंदर ना बहुत हाई रेट ऑफ मोर्टेलिटी होता है. मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट. अगर लेट सपोज आपने 100 हैचलिंग्स डाली तो उसमें से ओनली 40 हैचलिंग्स से सर्वाइव कर पाएगी. इसका रीज़न क्या है, एक तो उनको सुटेबल खाना नहीं मिलता.
ठीक है। और जैसे जैसे हैचलिंग बड़ी होती है ना बेटा, वो ऑक्सीजन लेगी, इसका मतलब पानी के अंदर से ऑक्सीजन का अमाउंट हो जाएगा कम। तो ऑक्सीजन का लेवल जब बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो फर्दर हैचलिंग्स ग्रो नहीं कर पाती और वो सफोकेट होके मर जाती है। उसके अलावा ना प्रीडेटरी फिशेस भी ना बहुत ज़्यादा होती है नर्सरी फिश में, मतलब ये अपॉर्चुनिस्टिक होती हैं कि उनको थोड़ा सा भी कहीं से भी कोई फेवरेबल कंडीशन मिली, ये ग्रो कर जाएंगी, और ये ग्रो कर जाएंगी तो हैचलिंग्स पर फीड करेंगी। और दूसरा है कि वाटर क्वालिटी में सडन चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से भी ये आपका इसके अंदर डेथ रेट ज़्यादा होता है। अब इस डेथ रेट को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें ना प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, ठीक है? इसके अंदर सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, आर्टिफ़िशियल फूड दें, ठीक है? आर्टिफ़िशियल सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराएँ उसको। नंबर 2, उनको हप्पा के पास रखें, ताकि पानी की सप्लाई कंटिन्यूअस रहेगी। अब फ्रेश पानी पुराने पानी को रिप्लेस कर देगा, यानी फ्रेश पानी के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजन की प्रॉब्लम चली जाएगी, ठीक है? प्रीडेटरी फिशेस को वहाँ ग्रो ना होने दें, नेट की हेल्प से उसको निकालते रहें, उसको अच्छे से हाइजीन कंडीशन मेंटेन रखें, ठीक है? और वाटर क्वालिटी को चेंज होने से बचाने के लिए हम वाटर लेवल को कंटिन्यूअस मेंटेन रखें, ठीक है? जिसकी वजह से हम इस मोर्टेलिटी रेट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अब हम बात करें बेटा रियरिंग, अब सेकंड टाइप ऑफ पॉन्ड्स की अगर हम बात करें, विच आर रियरिंग पॉन्ड्स। अगर रियरिंग पॉन्ड्स में हम अब हैचलिंग्स ने हैच हो गए, उसके बाद वो बने बेटा फिंगरलिंग्स। अब हम फिंगरलिंग्स की ग्रोथ जिस पॉन्ड में कराते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा रियरिंग पॉन्ड्स। ये ना लॉन्गर होते हैं और नैरो होते हैं, ठीक है? यानी कुछ ये इस टाइप के आपके पॉन्ड्स दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? ताकि ना फिशेस इजली ना, जो आपके फिंगरलिंग्स हैं बेटा, ये इजली यहाँ पे स्विम कर सके, और वो स्विमिंग उनको ना ग्रो करने में हेल्प कर रही होती है, ठीक है? 6 से 8 फीट इनकी डेप्थ होती है, ठीक है? लेकिन अगेन इसमें भी ना हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो हम इसको प्रॉपर फूड सप्लाई करें, जितना हमारे स्टॉक डाला है ना, हमने जितने फिंगरलिंग्स डाले ना, उनके लिए इनफ फूड होना चाहिए, ठीक है? प्रीडेटर्स वहाँ पर ना हो। वाटर सप्लाई वहाँ पे सीज़नल भी हो सकती है इनके अंदर, और पेरिनियल भी हो सकती है। ऐसे पॉन्ड्स भी हो सकते हैं जिनमें पूरे साल पानी रहता हो, और ऐसे भी हो सकता है जहाँ पे रेनफॉल के थ्रू पानी हो, लेकिन वाटर क्वालिटी अच्छी रहनी चाहिए, वाटर लेवल अच्छे से मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है? लेकिन बेटा जब फिंगरलिंग्स 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं ना, तो हम उसको ना एक कंटेनर जो 9,000 लीटर का होता है, उसके थ्रू ट्रांसफ़र करते हुए हम उनको स्टॉकिंग पॉन्ड्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है? लेकिन अब हम ये कह रहे हैं तो हमें कंटेनर्स का क्या काम था? बेटा कई बार ना हम रियरिंग पॉन्ड्स के अंदर कुछ सिडेटिव्स को ऐड कर देते हैं, जैसे सोडियम अमाइलेट, बार्बिट्रेट्स, ठीक है? हम ऐसा क्यों करते हैं कि ताकि ना ये इन मूवमेंट जो शो कर रहे थे ना ऊपर, ये मूवमेंट कम हो और ये ऑक्सीजन कंजप्शन कम करें, ठीक है? तभी हमारा मिनिमम देकर मैक्सिमम बेनिफिट होगा। तो कई बार ऐसा होता है, हम ये फिंगरलिंग्स को जब ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं ना स्टॉकिंग पॉन्ड्स के अंदर, तो इनको इंजरी हो जाती है, ठीक है? उस इंजरी से बचाने के लिए हम उसको पहले कंटेनर्स में ट्रांसफ़र करते हैं जो कि बहुत बड़े हैं, 9,000 लीटर्स, ठीक है? इट मैटर्स अ लॉट, है ना? तो उन कंटेनर्स में ट्रांसफ़र करके फिर हम उनको स्टॉकिंग पॉन्ड्स के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं बेटा स्टॉकिंग पॉन्ड्स की। स्टॉकिंग पॉन्ड्स बहुत बड़े साइज़ के होते हैं, ये लगा लो तुम 1 से ढाई एकड़ के बीच में होते हैं, ठीक है? और जब अभी मैंने आपको बताया जब 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़ी साइज़ की फिंगरलिंग्स हो जाती है, तो हम उसको स्टॉकिंग पॉन्ड के अंदर डाल देते हैं। अब हमें ना स्टॉकिंग पॉन्ड्स के अंदर आर्टिफिशियल फूड को डालना पड़ता है, जैसे ऑयल केक्स, मस्टर्ड, पाउडर्ड राइस, ग्राउंड नट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अलावा ना उस हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उसका नेचुरल फूड, जो उसका ऑर्गेनिक फूड है, जैसे प्लैंक्टन्स, ऑर्गेनिक मैन्योर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ये भी उसके अंदर रहें, ठीक है? ये था बेटा आपके डिफरेंट टाइप ऑफ पॉन्ड्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ पॉन्ड कल्चर, कि हमें पॉन्ड कल्चर करना है तो हमें स्टॉक करने से पहले क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके बाद हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हमें देखो अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा, सबसे पहले नर्सरी पॉन्ड में चीज़ें आएंगी, फिर रियरिंग पॉन्ड में, फिर स्टॉकिंग पॉन्ड्स में, है ना? उसके बाद फर्दर उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, जहाँ पे जब आपकी मछली अच्छी बड़ी हो जाएगी, कमर्शियल साइज़ की हो जाएगी, तो आप मार्केट में जाकर उसको बेच दोगे, है ना? तो सबसे पहले अगर हम उसको स्टॉक कर रहे हैं, यानी हमने नर्सरी में
हमने हैचलिंग्स को डाला, उससे पहले वाला जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं बेटा प्री स्टॉकिंग। ठीक है, अब प्री स्टॉकिंग में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ना वीड्स को उसमें से बिल्कुल ख़त्म करना है, इरेडिकेशन ऑफ वीड्स। क्योंकि वीड्स क्या करती है बेटा, पानी में से न्यूट्रिएंट्स को, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को निकाल लेंगी। ठीक है, यानी रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। उसके अलावा ना ये फिश मूवमेंट को भी हैम्पर कर सकती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेडेटर्स की कंसीलमेंट यानी उनको छुपने में भी हेल्प कर देती है। तो इन कंडीशंस की वजह से हमें वीड्स को रिमूव करना पड़ता है। वो वीड्स हम रिमूव मैनुअली भी कर सकते हैं, अपने हाथों से उनको एक एक करके भिनो दे, हम विनोइंग कर दे उसकी। हम वीडीसाइड्स भी छिड़क सकते हैं पानी में, और या फिर हम हर्बल ऑर्गेनिक हर्बिसाइड्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो चीज़ हम कर सकते हैं, इट इज़ रिमूवल ऑफ प्रीडेटर्स। कि हम प्रीडेटर्स जैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, वो हमारे हैचलिंग्स को डैमेज कर सकते हैं, तो हमें उनको रिमूव करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम मैनुअली उसको हटा सकते हैं, मैकेनिकली हटा सकते हैं, यानी हम नेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, नेट से पकड़ सकते हैं प्रीडेटर्स को, या फिर हम केमिकल्स ऐसे कोई डाल सकते हैं जिससे प्रीडेटर्स मर जाए। ठीक है, उसके अलावा ना हम एक और टेक्निक अपना सकते हैं पैरासाइट्स वगैरह को मारने के लिए, कि हम डी वाटरिंग ऑफ पॉन्ड्स कर दें। कि लेट सपोज हमारे टेम्परेरी पॉन्ड्स हैं, सीजनल पानी आएगा, तो उससे पहले हम ना उसको बिल्कुल खाली कर दें उस पॉन्ड को, कि उसमें बिल्कुल ड्रेनिंग ऑफ पॉन्ड कर दें कि पानी हो ही ना, तो पहले वाली कंडीशंस, पहली वाली डिसीज नेक्स्ट में कंटिन्यू हो ही ना पाए। हम पॉन्ड्स को सन ड्राई कर सकते हैं, जिसकी वजह से ना जो ट्रू पॉन्ड मड है ना वो रिस्टोर हो जाएगी। जो एक्चुअली वहाँ की मिट्टी है, वहाँ की जो इडेफिक प्रॉपर्टीज़ है ना, जो वहाँ की नेचुरल पॉन्ड की कंडीशंस हैं, वो वापस से रिस्टोर हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल फिर से फिश ग्रोथ के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा मैन्योरिंग। मैन्योरिंग में हम क्या करते हैं बेटा, हम ना मैन्योर को ऐड करते हैं। इससे ना वहाँ पे मैन्योर में जैसे हम काउ डंग ऐड कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐड कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स में जैसे ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, अमोनियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट वगैरह को हम ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से ना फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स की ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी। और ये जू प्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स ना नेचुरल फूड होते हैं फिशेस का। ठीक है, उसके अलावा ना डिसीज़ प्रिवेंशन भी हो जाएगा, कि कोई बीमारी नहीं होगी, और हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन रहेगी। क्योंकि जो ये मैन्योरिंग है ना बेटा, ये डिग्रेडेशन कराती है फिशेस के फिकल मटेरियल का। ठीक है, जिसकी वजह से वो मिट्टी के अंदर वापस मिल जाएंगे, और जो हाइजीन कंडीशंस फिशेस के लिए मेंटेन रहेगी। उसके अलावा हम एक और चीज़ कर सकते हैं बेटा, लाइमिंग। लाइमिंग क्या होता है बेटा, हम ना जब पानी का पीएच एसिडिक होता है ना, तो उसके अंदर फिश प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो हम उसके अंदर थोड़ा सा लाइमिंग, थोड़ा सा चूना ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका पीएच बैक टू एल्केलाइन हो जाए। ठीक है, और एल्केलाइन होने की वजह से पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जो लाइमिंग है, लाइमिंग के अब क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले ये फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करता है, ये पीएच को रिस्टोर कर देता है, पॉन्ड को डिसइंफेक्ट करता है, और उसके अलावा ना जो एल्गीज होती है या फिर जो इंसेक्ट के लार्वा है उनको मार देता है, या फिर जो वीड्स हैं, वीड्स को ग्रो नहीं होने देता। ठीक है, यानी पीएच बैलेंस होने से इतने सारे बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं। ठीक है, ये थे बेटा प्री स्टॉकिंग स्टेप्स जो आपको करने होते हैं पॉन्ड कल्चर करने के लिए, कि आपको हैचलिंग्स इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको क्या क्या स्टेप करने हैं। ठीक है, अब आपने पॉन्ड में पानी लिया, उसको अच्छे से उसके अंदर हैचलिंग्स डाल दी, हैचलिंग्स फिंगरलिंग्स में कन्वर्ट हो गए। अब फिंगरलिंग्स कन्वर्ट हो गए बेटा आपके फ्राई में, और वो फिशेस बनते चले गए। लेकिन अब आपने उनके अंदर जो ये हैचलिंग्स डाले हैं, उसके बाद जो फ्राई बने हैं, फिंगरलिंग्स बने हैं, इस स्टेप को बोलते हैं बेटा स्टॉकिंग करना। ठीक है, और तो स्टॉकिंग करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, उसके भी 2 स्टेप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पॉन्ड को अच्छे से ऑक्सीजनेट रखना होता है, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रखना होता है। वो आप वाटर व्हील्स, फाउंटेन्स, वाटरफॉल्स की वजह से रख सकते हो, जिसकी वजह से पानी कंटिन्यूस फ्लो में रहेगा और ऑक्सीजन उसकी रिप्लेस होती चली जाएगी। दूसरा, आपको ना टाइम टू टाइम ना हैचलिंग्स को या फ्राई को या फिंगरलिंग्स को सप्लीमेंट्री फूड की सप्लाई करनी पड़ती है। वो विच इंक्लूड्स ऑयल केक्स, मस्टर्ड, पाउडर राइस, ग्राउंड नट्स, या फिर उसका ऑर्गेनिक फूड भी, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मेन्योर।
ताकि उनको प्रॉपर नरिशमेंट, प्रॉपर कंप्लीट एंड बैलेंस डाइट मिल सके और वो मैक्सिमम ग्रो कर सके। ठीक है, दिस वॉज अबाउट द पॉन्ड कल्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। कीप वॉचिंग, थैंक यू।